सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको $1 मिलियन चीज बताई थी, वो ये कि ठीक है कि द सेंटर ऑफ मास will remain at its place if, ठीक है, ये जो हम लोग इफ लिखते हैं IFF, इसका मतलब पता है ना आप लोगों को? नो सर। ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये साइंस का शॉर्टकट है, साइंस की बुक्स में ही मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। साइंस और मैथ्स में यूज होता है ज्यादातर। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट इट्स प्लेस इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत $1 मिलियन पॉइंट है। ठीक है, एंड एट दिस कंडीशन momentum of the system will be conserved। ठीक है, सिस्टम का मोमेंटम आपका कंजर्व्ड रहेगा। राइट, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, दिस सिचुएशन यूजुअली comes in picture if action reaction pair is applicable। और system is following Newton's third law। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आज लास्ट टाइम हमने एक प्रोजेक्टाइल वाला केस देखा था कि प्रोजेक्टाइल में मास जाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के, तो आपको उसका पोजीशन आइडेंटिफाई करनी थी। एक बहुत सिंपल सा केस मैंने आपको करके क्वेश्चन में फॉर्मेट में करके दिखाया था। आज मैं उसी तरह से कुछ दूसरे एप्लीकेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि जो चीजें हम लोग बिना मतलब सेंटर ऑफ मास के भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट लगाने से हमारे लिए वो चीजें कितनी सिंप्लीफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने पहले से ही नोट करके रखा हुआ है। राइट, तो हम लोग चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे, इसमें कुछ एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास के, कि सेंटर ऑफ मास लगा करके हम कैसे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। राइट, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अगर मान लो, एक चीज देखो आप ध्यान से, कि हम इस तरीके से एक मास लेते हैं। राइट, और इस मास के ऊपर मैंने एक ऐसे दूसरा मास रखा। ठीक है, जो नीचे ट्रायंगुलर शेप है उसको हम लोग वेज बोलते हैं। ठीक है, अ वेज इज कैरिंग मास स्मॉल एम, और वेज का खुद का मास कितना है? कैपिटल एम है। ठीक है, एंड लेट अस से कि जो वेज का ये जो लेंथ है ये एल है। ठीक है, और ये वेज और आपका छोटा जो मास है, ये पूरा सिस्टम ग्राउंड पे रखा हुआ है, जहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये पूरा सरफेस आपका स्मूथ है। ठीक है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब मान लो कहीं किसी सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, हर सरफेस स्मूथ है। ठीक है, ये भी जो सरफेस है आपका, ये भी आपका स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, सिस्टम को जैसे ही मैं चालू करूंगा, तो क्या होगा? आपका ये छोटा मास जो होगा स्लाइड करते करते नीचे आ जाएगा। ठीक है, छोटा वाला जो मास है वो स्लाइड करते 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 आपका नीचे आ जाएगा, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो बड़ा मास है वेज, इसका क्या होगा? क्या ये ट्रेवल करेगा? ये ग्राउंड में फिक्स नहीं है। ठीक है, जो कैपिटल एम है ये ग्राउंड में फिक्स नहीं है। ठीक है, ये मतलब आपका इंक्लाइंड प्लेन नहीं है। राइट, ये सिंपल वेज है।
ठीक है। तो क्या ये मूव करेगा? अगर ये मास मान लो नीचे गिरेगा तो क्या ये मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। किधर जाएगा ये? ठीक है, पीछे ये की तरफ। पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी आपका सवाल यही है, ठीक है, इसमें हमें कैलकुलेट यही करना है कि इफ स्मॉल m slides down the wedge, find net shifting of wedge। ठीक है, मतलब जब ये मास आपका स्मॉल m ऊपर से नीचे तक ट्रेवल करते हुए आया तो कैपिटल M मेरा कितना शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब आप देखो कि सबसे पहला काम जो होता है सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, पहली बात तो कि मैं यहां सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट क्यों लगाऊं, सवाल ये उठता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट हम यहां पे इसलिए लगा रहे हैं, इसको मैं ओरिजिन बोल रहा हूं, इस पॉइंट को वेज के, कि सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट हम यहां पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, पहली बात। ठीक है, यहां कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये मास नीचे आ रहा है, ठीक है, स्मॉल m जब स्लाइड डाउन करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे, तो उस वक्त रिएक्शन फोर्स के कारण कैपिटल M पीछे की तरफ जा रहा है। रिएक्शन फोर्स के कारण कैपिटल M पीछे की तरफ जा रहा है, राइट। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मेरा जो मूवमेंट हो रहा है, जो मेरा कैपिटल M का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, मैं यहां पे इसको पॉइंट्स की तरफ में नोट करके रखा करो, है ना। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, वेज मूव्स बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स बिटवीन वेज एंड मास। अदरवाइज और कौन है जो वेज को धक्का देगा? हम तो बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं रहे। ठीक है, तो वेज किसके कारण मूव कर रहा है? आपका रिएक्शन फोर्स के कारण मूव कर रहा है। रिएक्शन फोर्स आपको पता है, जब एक्शन होगा तभी तो रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है हमेशा। तो वो न्यूटन थर्ड लॉ में आएगा। न्यूटन थर्ड लॉ लगते ही आपको समझ में आ गया कि भैया अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम कंसीडर करूं, स्मॉल m और कैपिटल M को, तो एक्शन रिएक्शन आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ही करेंगे, तो नेट फोर्स मेरा जीरो होगा। ठीक है, इन दिस केस नेट फोर्स जो होगा आपका वो जीरो होगा। अब ये नेट हम किसकी बात करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, बाहर से हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा समझने वाला, कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट इट्स पोजीशन। सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट इट्स पोजीशन। सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें दो सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जब मेरा ये मास ट्रेवल करके नीचे आया तो उस समय जो मेरा वेज है वो थोड़ा सरक के आगे चला गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, इतना तो कॉमन सेंस से हमें समझ में आ रहा है कि वो पीछे जाएगा। ठीक है, इतना तो हमें कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि वो पीछे जाएगा, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं। राइट, कितना आगे चला गया? एक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो वेज ने एक्चुअली किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया? वेज ने, ठीक है, वेज ट्रेवल्स -1 इन वो एक्स डायरेक्शन। -j। ठीक है, वेज ट्रेवल्स इन एक्स डायरेक्शन। वेज जो है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो मूव करेगा ना, एक्स डिस्टेंस उसने मूव किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ठीक है, हमें पता चल गया कि ये जो मेरी सॉलिड लाइन से बना हुआ फिगर है, ठीक है, ये क्या बता रहा है आपको? इनिशियल कंडीशन बता रहा है। ठीक है, 1, पोजीशन नंबर 1। और जो मैंने ये डॉटेड लाइन से बनाया है ये क्या बता रहा है आपको? पोजीशन नंबर 2 बता रहा है। ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या समझ में आनी चाहिए? पहली चीज हमें क्या समझ में आनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे कब? ठीक है, एट कंडीशन 1। ठीक है, या सिचुएशन नंबर 1 पे, सिचुएशन नंबर 1 पे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अच्छा, सेंटर ऑफ मास भी हम कौन सा निकालेंगे? सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास भी हम कौन सा निकालेंगे? सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही निकालेंगे।
वाई एक्सिस को हम यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, ये मेरा 0 0 है, ठीक है। तो हम क्या से लिखते हैं, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करते चले आओ। मास एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मेरे को नहीं चाहिए, मास स्मॉल एम, ठीक है, मास कैपिटल एम। अब जब आपने इसको ओरिजिन माना है 0 0, तो स्मॉल एम तो 0 पे ही है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, कुछ है ही नहीं। अच्छा कैपिटल एम का एक्स कोऑर्डिनेट कहां होगा, कैपिटल एम देखो कहां होगा, ये पूरा लेंथ एल है तो इसको बीचों बीच कहीं पे आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कैपिटल एम कितने पे आ गया, L/2 पे आ गया, राइट। मेरे जो वेज की शिफ्टिंग है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है, तो हमने कंडीशन नंबर 1 पे सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अब कंडीशन नंबर 2 पे निकालेंगे, स्मॉल एम रखा, कैपिटल एम रखा। अब देखो स्मॉल एम मेरा अब यहां पहुंच गया। और एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी आप सेंटर ऑफ मास का जब कंपैरिजन करोगे तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शिफ्ट नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि इसके लिए एक्सिस मेरा 0 0 यहां तो इसको यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 0 0 अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है, वो शिफ्ट नहीं होगा। तो अब अगर मेरे को देखना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेंथ है ये L हुआ यहां से यहां तक, क्योंकि ये तो बेस था, ट्रायंगल का बेस आपको L दिया हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्मॉल एम का अब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो L+X हो जाएगा। और कैपिटल एम कहां पे चला जाएगा, ये देखो इसके सेंटर पे जाएगा ना, L/2, तो X+L/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, अगेन वही M1 X1 M2 X2, ठीक है। तो XCM कितना आ जाएगा, स्मॉल एम, सर ये L+X कैसा है एक बार बता दो। ठीक है, प्लस कैपिटल M इंटू X प्लस L/2, ठीक है। देखो बता रहा हूं, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो फिर से। ये मेरा स्मॉल एम मास आया, ठीक है, मेरा ओरिजिन यहां पे है, राइट। ओरिजिन मैं शिफ्ट नहीं करूंगा, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस शिफ्ट नहीं हो सकता। कभी भी आप रेफरेंस लोगे तो भाई एक ही जगह से लोगे ना, ठीक है। आप रेफरेंस जब लोगे तब एक ही जगह से लोगे, तो वो जगह मेरी फिक्स है, वो ये कॉर्नर मैंने फिक्स कर दिया, इसके अबाउट ही होगा मेरा। अब यहां से देखो ये डिस्टेंस एक्स है आपका, ठीक है। और जब ये मास पूरा नीचे आ गया तब आपका हमने क्या लिया कि जो आपका वेज है वो भी आगे के डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो उसको भी हमने आगे के डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस लिया हुआ है। तो ये यहां से यहां तक जो बेस था L, वो आपको दिया ही हुआ था, तो पूरा बेस जो है L डिस्टेंस, जो पूरा बेस L था ट्रायंगल का, वेज का, वो पूरा एक्स से शिफ्ट हो गया। और ये स्मॉल एम कहां था, ऊपर से नीचे आ गया। तो एक्स एक्सिस पे स्मॉल एम कितना आगे बढ़ गया, ये एक्स था और यहां से L, तो L+X हो गया। और अगर आप कैपिटल एम लोगे तो मैंने क्या बताया, कैपिटल एम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, तो वो एक्स डायरेक्शन में L/2 ही होगा, तो वो उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, X+L/2 हो गई, ठीक है। अब यहां पे हम लोग XCM निकाल लिए। अब क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अभी अभी हमने 4 पॉइंट नोट किए थे, उसमें हमने क्या नोट किया कि इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, सिंस वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगा रहे, जो भी मोशन है वो उनका इंटरनल इंटरेक्शन के कारण ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L+X प्लस कैपिटल M X प्लस L/2 डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये पुराना सेंटर ऑफ मास यानी कि ML/2 अपॉन M प्लस M के बराबर ही होगा। यहां देखोगे कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल m इंटू L प्लस स्मॉल m इंटू X प्लस कैपिटल M इंटू X प्लस कैपिटल M इंटू L/2 इज इक्वल टू आपका ये कैपिटल M ही होगा ना बेटा, है ना, तो कैपिटल M इंटू L/2 ये भी कैंसिल होगा आपका, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे x की वैल्यू तो आ जाएगी -mL/m प्लस m, ठीक है। माइनस साइन आपको डायरेक्ट ये इंडिकेट करता है कि हमने जो एजम्पशन लिया था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो रही है। हमने +x लिया था, वैल्यू एक्चुअली -x है, यानी कि वो पीछे की तरफ आएगा। तो देखो हमारा कॉमन सेंस भी वही बोल रहा था, ठीक है। मैंने यहां पे जानबूझ के आगे की तरफ लिया, ये सब कुछ जानते हुए, कॉमन सेंस से हमको पता भी चल रहा है कि वो पीछे जा रहा है, फिर भी मैंने आगे लिया, सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए कि आपका अजम्पशन कुछ भी हो, ठीक है, लॉ को उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और आपके कैलकुलेशन पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जो आंसर आना होगा वो विथ साइन आपको मिल जाएगा, इक्वेशन खुद आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताएगी। इसलिए इसे परेशान नहीं होने का कि अरे हमें आगे लेना है कि पीछे लेना है, आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते चलेंगे बस, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो शिफ्टिंग ऑफ वेज था, इस पूरे चीजों को हमने सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट किया, ठीक है ना। ये है राफ्ट शिफ्टिंग, ठीक है। अ मैन इज एट द कॉर्नर ऑफ अ राफ्ट, ट्रेवल्स डाउन द राफ्ट, ठीक है, सो दैट ही कैन गेट डाउन टू द हार्बर। तो यहां पे जब उसे जंप करना है, ठीक है, तो एज सुन एज ही जंप्स आउट ऑफ द राफ्ट, तो राफ्ट आपका डिस्प्लेस हो जाएगा बाय एन अमाउंट एक्स। तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट एक्स, ठीक है, कि ये कितना होगा। और इस आदमी का वेट हम लोग स्मॉल एम ले लेते हैं। तो अगेन अगर आप यहां पे देखोगे तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, क्योंकि अब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है, राइट, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है। तो यहां पे अगर आप चलने में तो देखोगे, लगा रहा होगा ना फोर्स वो। हाँ, चलने में जो फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल फोर्स है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आप एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण चलते हो और कोई दूसरा फोर्स आपको नहीं ट्रेवल करवाता, राइट। तो ये हमने ओके ले सर। 0 0, ठीक है, ये भी हमने ले लिया 0 0, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब यहां पे देखो अगेन हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है, एक्ससीएम। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूं, आप भी डायरेक्ट करना सीखो। स्मॉल एम m1 x1, तो स्मॉल एम कितने एक्स एक्सिस पे हमें डिस्टेंस लेना है, क्योंकि आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे शिफ्टिंग हो रही है। तो स्मॉल एम इंटू एल, एल डिस्टेंस पे है, इसका कोऑर्डिनेट देखो एल हो जाएगा, राइट। यहां पे चलो मैं लिख भी देता हूं, वैसे बार बार लिखने की आदत अब धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट खाली आपको लिखना है, स्मॉल एम का एक्स कोऑर्डिनेट एल हो जाएगा, कैपिटल एम का एक्स कोऑर्डिनेट एल/2 हो जाएगा, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास को कहीं बीचों बीच होगा, ठीक है। तो प्लस कैपिटल एम इंटू एल/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इस केस में आप एक्सीएम देखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो आपको देखना है तो क्या हो जाएगा, आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये एक्स डिस्टेंस है, राइट। और अब ये आदमी जो है वो यहां पे आ गया, यहां पे भी मैं लिख देता हूं स्मॉल एम कैपिटल एम, ठीक है, केस 2 के लिए। ये मेरा केस 2 है, ये मेरा केस 1 है, ठीक है। तो ये मेरा केस 1 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मेरे केस 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो स्मॉल एम कितना डिस्टेंस पे आ गया आपका, ठीक है, स्मॉल एम एक्स पे आ गया, कॉर्नर शिफ्ट हो गया पूरा, राइट, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट भी हमें लिखना ही है। और कैपिटल एम देखो सेंटर पे होगा तो एक्स प्लस एल/2 हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल एम इंटू एक्स प्लस कैपिटल एम एक्स प्लस एल/2 डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि दोनों ही सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, एक ही जगह पे होने चाहिए, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। इसलिए आप भी पैदल चलते हो तो आप भी अपने रेस्पेक्ट में अर्थ को धकेल रहे हो, लेकिन आपके और अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप कितना ही फोर्स लगाओ, क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, वो आपके और अर्थ के बीच का इंटरनल मैटर है। तो क्या हो जाएगा, देखो एम इंटू एल/2 अपॉन एम प्लस एम, ठीक है, स्मॉल एम इंटू एक्स प्लस कैपिटल एम एक्स प्लस एल/2 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे, अब यहां पे आप करोगे स्मॉल एम इंटू एल, ये कैपिटल एम होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल एम एल/2 इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एक्स प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स प्लस कैपिटल एम इंटू एल/2, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल एम एल अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यहाँ पे आपको वैल्यू पॉजिटिव क्यों मिल रही है, साफ दिख रहा है कि जो हमारा एजम्पशन है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो मुझे नेगेटिव साइन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल पिछले केस के सेम ही आया जितना पिछले केस में था, ठीक है। समझ में आ रही बात यहां तक? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दोनों फ्रेंड्स हैं, प्लैंक के दो कॉर्नर्स पे खड़े हैं, प्लैंक की टोटल लेंथ सपोज कर लेते हैं हम एल है, ठीक है। तो इस केस में क्या है
कि ये मेरा केस 1 हो गया, और अब क्या हुआ, मैं इसी केस 1 में ही केस 2 आपको बना के बता रहा हूं, ठीक है, कि वो दोनों दौड़ते हुए आए और सेंटर पे मिल गए, ठीक है, यहां पे वो दोनों गले मिले। लेकिन जब वो दौड़ते हुए आ रहे हैं तो मेरा जो प्लैंक है वो भी एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स। तो केस 1 में जब आप सेंटर ऑफ मास लोगे, अगेंस्ट वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा जो इतने देर से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो सेंटर ऑफ मास आपका अपनी जगह पे रहेगा। तो केस 1 में अगर आप सेंटर ऑफ मास लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो, ठीक है, केस 1। अब सबसे पहली बात यह है कि हम ओरिजिन कहां पे ले, आपकी मर्जी, आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, आपको मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो कॉर्नर पे ले लो ओरिजिन, तब भी सेम आंसर आएगा। हम कहां पे ले रहे हैं ओरिजिन, मैं कहां पे ले रहा हूं, मैं सेंटर पे ले रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्टली जो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास था मैंने वहीं पे ले लिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो स्मॉल m1, ठीक है, इनटू, अब ये यहां से ओरिजिन से उल्टे डायरेक्शन पे है L/2, ठीक है। तो अगर मैं मास के साथ में, चलो कोऑर्डिनेट में लिख ही देता हूं, वैसे बार बार कोऑर्डिनेट लिखने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। m1 m2 एंड कैपिटल M, मेरे पास 3 चीजें, और मेरे को अगेन एक्स कोऑर्डिनेट की खाली बात करनी है। तो m1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, -L/2। क्यों -L/2 भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है ना वो। m2 का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, ठीक है, m2 का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, +L/2, ठीक है, एंड कैपिटल M का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया इसका, m1 इंटू -L/2 प्लस m2 इंटू कैपिटल L/2 प्लस कैपिटल M इंटू 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, ठीक है। अब केस 2 में जब आप जाओगे, केस 2 में जब आप जाओगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इनको सॉल्व करने का टाइम सिर्फ 10 सेकंड ही है, ठीक है। केस 2 में जब आप जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो, अब यहां सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, मैं फिर से लिख देता हूं इसी तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, m1 m2। अब देखो m1 और m2 दोनों सेंटर पे आ गए, लेकिन सेंटर ही एक्स डिस्टेंस आगे शिफ्ट हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला, कभी भी जब आप ऐसे कंपैरिजन करोगे तो आपको, कभी भी जब आप ऐसे कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या नहीं करना है, आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस शिफ्ट नहीं करना है। तो ये x तीनों के लिए ही आ जाएगा, ठीक है, ये x जो है वो तीनों के लिए आएगा, तो तीनों ही x डिस्टेंस पे आ गए, है ना। m1 भी देखो x डिस्टेंस पे ही खड़ा है सेंटर से, m2 भी x डिस्टेंस पे खड़ा है, और ये भी थोड़ा x डिस्टेंस आगे सरक गया, सेंटर ऑफ मास ही तो था यहाँ पे, तो ये यहां शिफ्ट हो गया, तो पुराने सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे आ गया। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे, XCM निकालोगे तो क्या आ जाएगा, m1 इंटू एक्स प्लस m2 इंटू एक्स प्लस कैपिटल M इंटू एक्स अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा सेंटर ऑफ मास भैया चेंज नहीं होना चाहिए, तो देखो क्या हो जाएगा, m1, ठीक है, इंटू L/2, राइट, और आपका माइनस में प्लस m2 इंटू L/2, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M टाइम्स x, तीनों से x कॉमन निकल रहा है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। ये कैंसिल होगा तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -m1 L/2 m2 L/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, ठीक है, m1 है ना, m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। तो ये मेरे को शिफ्टिंग मिल गई। अब ये शिफ्टिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस पे डिपेंड करेगा, किसका मास ज्यादा है। मान लो अगर m1 ज्यादा है, ठीक है, m1 आपका अगर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो m1 की तरफ शिफ्ट होगा। अगर m2 की वैल्यू ज्यादा है तो m2 की तरफ शिफ्ट होगा, और दोनों का मास सेम है तो कहीं शिफ्ट नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा। तो कई बार आपसे डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई यहां से भी 50 केजी का मास है, इस तरह से कॉन्सेप्चुअल पूछ लेंगे आपसे कि सर ये 50 केजी का ट्रेवल कर रहा है, ये भी 50 केजी का है, दोनों दौड़ते हुए सेंटर पे मिले, अब बताओ सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा। तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए टुवर्ड्स राइट, ऑप्शन बी टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑप्शन सी, ठीक है, इट विल नॉट शिफ्ट एट ऑल, ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक आपका ट्रायंगुलर इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये फिक्स है इंक्लाइंड प्लेन मतलब, और आपके दो सेम मासेस
सेम मास है, दोनों का मास m है, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन पे इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। अज्यूमिंगली देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है, देयर इज नो फ्रिक्शन। आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आप इंडिविजुअली मेरे को इसका एक्सेलरेशन बता सकते हो क्या? देखो ये भी नीचे जाएगा, सपोज जी करो साइन a1 थीटा। एक्सेलरेशन, ये a2, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड। किसने बोला? सिद्धार्थ। यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। ये जी साइन 60 हो जाएगा। ये सब रट जाना चाहिए, सब बार बार मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा। अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो जी साइन थीटा, ठीक है। तो जी साइन 30, जी साइन 60। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों की डायरेक्शन बहुत अलग है, राइट। मैं आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ही शॉर्टकट मेथड बता, शॉर्टकट नहीं, मतलब शॉर्टकट नहीं बोल सकते इसको हम लोग, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसके हम क्वेश्चन में थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करें तो मेरा क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो जाता है। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। देखो m1a1, आपको पता है कि मुझे लगाना क्या है, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये मेरा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये तो आप बिल्कुल क्लियर हो, यही काम मुझे करना है। अच्छा, मास भी सेम दिया हुआ है और पंगा खत्म हो गया मेरा, ma2 डिवाइडेड बाय m प्लस m। ये सारे m कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, ये a1 प्लस a2 बाई 2, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये चीजें वेक्टर फॉर्म में होंगी, राइट। ये चीजें वेक्टर फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर होंगी, वेक्टर फॉर्म में अगर होंगी, ठीक है, तो आपका a1 और a2 का डायरेक्शन भी मैटर करेगा। देखो पिछला केस जो हमने पुली वाला किया था कि भाई मेरा एक यहाँ पे m1 है और दूसरा m2 है, ठीक है, दूसरा मेरा मास m2 है और एक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। उस केस में क्या था कि इसका एक्सेलरेशन सेम था, इसका एक्सेलरेशन सेम था, दोनों वाई एक्सिस के अलॉन्ग थे ना, इसलिए हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां देखो एक इधर जा रहा है, ठीक है, एक इधर जा रहा है। अब मेरे पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। अब मेरे पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला और आम तरीका, आम आदमी की जिंदगी है, वो ये है कि आप ये एंगल निकालोगे तो ये भी 60 ही होगा, आप ये एंगल निकालोगे तो ये भी 30 ही होगा। फिर इसको रिजॉल्व करोगे, a1 मतलब g साइन 30 माइनस आई कैप अपॉन जी साइन 30 जे कैप, इसको भी करोगे जी साइन 60 आई कैप, जी साइन 60 जे कैप, ठीक है। उसके डायरेक्शन के हिसाब से दोनों वेक्टर को यहाँ पे लिखोगे और सॉल्व करोगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, एक ऑब्जर्वेशनल तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, राइट। अगर ये 90 डिग्री होगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपना x और y एक्सिस ना इसके अलॉन्ग ही ले लेता हूं, इसको मैं x ले लेता हूं, इसको y ले लेता हूं, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो x वाला i कैप होगा और y वाला जो होगा वो j कैप होगा, ठीक है। मैंने इसको i ले लिया, इसको j ले लिया, तो a1, ठीक है, a1 मैंने इसको माना हुआ इधर वाले एक्सेलरेशन को, g साइन 30, ठीक है। मतलब मैं मैग्नीट्यूड वाइज पहले यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, कि a1 का जो मैग्नीट्यूड है वो g साइन 30 और a2 का जो मैग्नीट्यूड है वो g साइन 60। तो अगर आप a1 का वेक्टर देखोगे अब हमारे नए एक्सिस के हिसाब से, तो देखो x के अपोजिट में जा रहा है a1, तो क्या हो जाएगा माइनस जी साइन 30 आई कैप। और a2 का अगर वेक्टर देखोगे तो y के अपोजिट में जा रहा है, तो आप लिखोगे माइनस जी साइन 60 जे कैप, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये बिल्कुल सिंपल आ गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपका क्या हो गया, माइनस जी साइन 30 आई कैप माइनस जी साइन 60 जे कैप, ठीक है। जी को आप बाहर निकाल लो या माइनस जी को बाहर निकाल लो, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा आपका, साइन 30 आई कैप प्लस साइन 60 जे कैप, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट कर दो तो ये आपका माइनस जी बाई 2 आ गया, ठीक है। साइन 30 आपका 1/2 होता है, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, √3/2 होता है, तो ये आई प्लस √3j हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मॉड ऑफ दिस, ठीक है, मॉड ऑफ दिस, आप यही तो करोगे, ठीक है। तो तो आपका क्या कितना आ जाएगा, मॉड निकालोगे तो खाली इसका मॉड निकाल लो, ये तो वैसा ही रहेगा, तो इसको तो g/2 ही रहने दो,
ठीक है, खाली इसका मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √1² प्लस √3 का स्क्वायर, तो 3 + 1 4, तो आंसर कितना आ गया, जी के बराबर ही आ गया। आंसर कितना आ गया तुम्हारा, जी के बराबर ही आ गया। ठीक है, तो कहां मिल गया आपको ये इसका टोटल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास हो गया, या इधर से कर लेते हैं, ये टोटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। नेगेटिव डायरेक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, आपको पता ही है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये आपका A2 है, ये A1 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर आ गया मेरा। ठीक है, तो ये इसका मेरे को डायरेक्शन मिल गया, और वैल्यू कितनी मिल गई, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर मिल गया मेरे को, जी के बराबर मिल गया। ठीक है, तो ये so in this part we have today discussed about finding the shifting of the bodies by the help of center of mass, calculation of center of mass, calculation of acceleration of center of mass, calculation of velocity of center of mass. Next class further enhancing the level, ठीक है, we will start conservation of momentum and collision। ठीक है, और ये भी आपको मैं समझाऊंगा कि इवन दो एनसीईआरटी में वो चीजें पहले दी हुई हैं, फिर भी मैंने सेंटर ऑफ मास पहले पढ़ा के उसके बाद क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या सेंटर ऑफ मास का वहां पे यूज आएगा। ठीक है, वो भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, राइट। सो